अब जरा वापस आ रहे, जरा बचपन में चलते हैं। क्या हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी थी? वेरी गुड। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या हमने कभी बैलेंस शीट देखी है? क्या हमने कभी इनकम स्टेटमेंट देखी है? ठीक हो गया। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिश होती है किसी कंपनी की, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों याद रखिएगा टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 5 कंपोनेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। 5 में से 2 कंपोनेंट हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। मतलब पढ़ तो चुके हैं ना, दिया नहीं है पेपर, बोला था बात है। क्या हमें मतलब बैलेंस शीट की छोटी मोटी मतलब ओवरऑल बेसिक फॉर्मेट तो पता है ना? अकाउंटिंग की क्वेश्चन होती है बैलेंस शीट में, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसी है। और इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वहां से निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे, डिविडेंड ड्राइंग माइनस करते थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। अब FR1 में जो हमने पढ़ना है बच्चों, 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इस वक्त हमारा टॉपिक ये है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये टॉपिक हमारा फोकस है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और किना ऊपर कर दें। हाँ जी। पॉइंट नंबर 5 है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग वर्किंग्स। अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा बच्चों, क्या ये एक नोट हम पढ़ चुके हैं? रीवैल्यूएशन में एक नोट बनाया था, याद है? यस सर। इसी तरह के कुछ नोट्स हमने मजीद भी पढ़ने हैं। और FR2 में तो नोट्स ही नोट्स हैं। FR2 में सारे का सारा फोकस किस चीज पे है? नोट्स पे है। क्योंकि दो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, बाकी तो हम FR1 में पढ़ लेंगे। 4 चीजें तो हम खत्म कर चुके होंगे FR1 पढ़ते पढ़ते। 5वीं जो चीज है उसकी डिटेल जो है FR2 के अंदर है। बराबर। हाँ जी, FR2 में एक ही टॉपिक है, वो लग पता रहेगा। अच्छा जी बच्चों, अब छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी की डेफिनेशन। हाँ ठीक है जी। हाँ जी, मैं लॉ की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं सादा डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। बस क्लियर। कुछ लोग मिलके कंपनी एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो क्या बन जाएगी? कंपनी। अगर वो कुछ लोग मिलके पार्टनरशिप एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा लें वो पार्टनरशिप। ठीक है ना? यह बात समझ आ गई है? पॉइंट ये है कि आप रजिस्टर करवाने जा रहे हो, किस लॉ के तहत रजिस्टर करवाने जा रहे हो अपने आप को? पार्टनरशिप एक्ट के तहत, तो फिर पार्टनरशिप बनेगी। कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाने जा रहे हो तो कंपनी बनेगी। शेयर होल्डर कौन होता है? पर्सन हु ओन्स शेयर इन द कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? एविडेंस ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया जी? बच्चों, डायरेक्टर के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? मेंबर के डायरेक्टर, members. Shareholders elect directors to manage the affairs of the company on their behalf. Capital of the company is divided into shares, therefore called as share capital. ये सारी बातें हमने लॉ में पढ़ी हुई है। अच्छा जी, शेयर कैपिटल की टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, क्या याद है आपको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लास होती है, जब आपने मेमोरेंडम रजिस्टर करवाना होता है उसमें बताते हैं कि कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है। वो जो भी लिमिट आप लिखवाते हैं क्या उसमें इजाफा कर सकते हैं? अमेंडमेंट करके स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही। ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट ए कंपनी कैन इशू, नो अकाउंटिंग एंट्री इज मेड फॉर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बच्चों, वो नंबर सिर्फ लिखा होता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ऐसी है। एंट्री किसकी होती है? इशूड, पेड अप कैपिटल। बच्चों, 3 तरह के कैपिटल होते हैं पाकिस्तान में। एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल।
इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है बच्चों? वो शेयर कैपिटल जो कंपनी ने इशू किया है। अब जरूरी नहीं है कि लोगों ने सारा परचेज कर लिया हो। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब लोगों ने 90,000 शेयर बाय करने की हामी भरी है। इशू कितना किया है? 1 लाख। लेकिन लोगों ने कहा कि हमने 1 लाख नहीं बाय करना। कितना बाय करना है? 90,000। तो जो 90,000 लोगों ने बाय किया होगा उसका क्या नाम होगा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, अब 90,000 उन्होंने कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे सिर्फ 80,000 शेयर के। पैसे उन्होंने कितनों के दिए हैं? 80,000 शेयर के। तो इसको क्या कहेंगे? पेड अप कैपिटल। तो बच्चों अनपेड कैपिटल क्या रह जाएगा? 10,000 का अनपेड कैपिटल रह जाएगा। क्या ये बात समझ आई? साल गुजरने के बाद या 2 साल गुजरने के बाद कंपनी ने कॉल की कि हमें 6,000 की जरूरत है, तो वो 6,000 की जरूरत तो कंपनी कॉल कब कर सकती है? अनपेड कैपिटल में से कॉल करेगी या पेड अप में से? पेड अप के तो पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं। जो जो पैसे उधार पे हैं कंपनी उस पे कॉल करेगी कि यार पैसे दो। लोग पूछेंगे कितने? वो कहेंगे कम से कम 6,000 दे दो। तो जो 6,000 रुपया की कॉल की गई है वो किस में से की गई है? अनपेड कैपिटल में से कॉल की गई है। तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहते हैं? और एक होता है अनकॉल्ड कैपिटल, जिसकी अभी तक कॉल नहीं की गई, दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। क्या ये सारी कैटेगरी समझ आ रही है बच्चों? कि इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, पेड अप क्या है, अनपेड क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल क्या है, ये सारी स्टोरी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी? देखो पाकिस्तान में, याद रखना, पाकिस्तान में उधार कतई तौर पे बंद है। पाकिस्तान में उधार नहीं होता। पाकिस्तान में हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि जनाब किसी ने बाद में पैसे नहीं देने। आज अगर शेयर किसी ने पकड़ लिए और वो कह रहा है कि मैं कल पैसे दे दूंगा, तो कल कभी नहीं आए। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर कैपिटल होता है। कंपनी ने जितना इशू किया है उतना ही सब्सक्राइब करना होगा, उतना ही पेमेंट करनी होगी। पाकिस्तान में इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल तीनों एक ही होते हैं। ये बात समझ आ गई? पाकिस्तान में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये दूसरे मुल्कों में कंसेप्ट होता है। दूसरे मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में कंसेप्ट होता है। वहां पे लोग एक दूसरे पे एतबार करते हैं। कोई कहता है ना कि मैं दे दूंगा, तो लोग मानते हैं कि ये दे देगा। पाकिस्तान में कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी? ठीक है जी? तो वो पासपोर्ट से पता लगा था कहां से आया। हाँ जी, ये बात समझ आ गई है? ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हैं, लेकिन पाकिस्तान में इशूड भी 1 लाख है, सब्सक्राइब भी 1 लाख है, पेड अप भी 1 लाख है। पाकिस्तान में अनपेड शेयर कैपिटल होता ही नहीं है। पाकिस्तान में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का होता ही नहीं है, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल होता ही नहीं है। इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप एक ही चीज है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इशूड और पेड अप। जितना कंपनी ने इशू किया है उतना ही पेड अप है। अगर उससे नीचे पेड अप है तो आपको पता है कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ चली जाती है। याद करो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का नाम सुना है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना हो तो कंपनी वाइंड अप। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शुरू होने से पहले ही कंपनी बंद हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है बस। ठीक है भाई, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर शेयर कैपिटल इशू होना चाहिए, पैसे इकट्ठे होने चाहिए। कोई उधार पे शेयर नहीं ले सकता। अगर कोई उधार पे शेयर लेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुई, कंपनी वाइंड अप, कंपनी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में कंसेप्ट ही नहीं है कि उधार पे शेयर। आगे सुने जी, actual number of shares is in issue at a point of time is called issued share capital या paid up capital। बच्चों क्या ऐसा हो सकता है? सुनिए गौर से। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल
हो सकता है 100 मिलियन। सोचो, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो सकता है 100 मिलियन बच्चों, और इशूड शेयर कैपिटल हो सकता है 1 मिलियन। 1 मिलियन शेयर इशू किए हमने 2012 में। 2018 में हमने मजीद 1 मिलियन शेयर इशू किया। तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना, मेरा इशूड शेयर कैपिटल 2019 में क्या होगा? 2 मिलियन। पिछला भी और अगला सारे इकट्ठा इशूड शेयर कैपिटल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये लिखा हुआ है एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 2019 में कितना है? 2 मिलियन। 2013 में कितना होगा? 1 मिलियन। 2017 में कितना होगा? 1 मिलियन। 2018 में कितना होगा? 2 मिलियन। 2021 में कितना होगा? 2 मिलियन। स्टोरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ हम शेयर इशू करते जाएंगे, आपका शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल बढ़ता जाएगा। इशूड शेयर कैपिटल में पिछला और अगला सारे जमा हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब आगे सुने। एवरी शेयर हैज ए रजिस्टर्ड प्राइस कॉल्ड एज फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू। इन पाकिस्तान दिस रजिस्टर्ड प्राइस इज नॉर्मली 10 पर शेयर। नॉर्मली 10 रुपए होती है। अच्छा, वो पार वैल्यू है। अच्छा जी, अब आगे सुनो बच्चों। इशू ऑफ शेयर्स एट नॉमिनल या फेस वैल्यू या पार वैल्यू। अगर एक कंपनी ने 1 लाख इशू किया है शेयर 10 रुपए के हिसाब से, ठीक हो गया, और मार्केट प्राइस क्या है? 10 रुपए। पार वैल्यू क्या है? 10 रुपए। 1 लाख शेयर इशू किया है, कितना पैसा कंपनी इकट्ठा करेगी? 10 लाख। 10 लाख रुपए से बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख शेयर इशू किया जाए, पार वैल्यू तो 10 रुपए है लेकिन मार्केट वैल्यू 27 रुपए है। हो सकता है। तो बच्चों कैश कितना इकट्ठा होगा? कैश या बैंक? क्या कैश 2.7 मिलियन का इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? 27 लाख रुपए कैश इकट्ठा हो गया। कैश को डेबिट करेंगे, लेकिन बच्चों शेयर कैपिटल 27 रुपए पे रिकॉर्ड नहीं होगा। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। क्या ये बात हजम होती है? नहीं होगी बच्चों। क्या मैं कह सकता हूं पर शेयर मेरा प्रॉफिट 17 रुपए है? सोच लो, सोच लो तसल्ली से। 10 रुपए का शेयर मैंने मार्केट में कितने का बेचा हूं? 27 रुपए का बेच रहा हूं। कितने का? 27 का। तो एक शेयर के ऊपर मेरा प्रॉफिट 17 रुपए का है कि नहीं है? तो बच्चों क्या वो प्रॉफिट अलहदा से रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, या उसको शेयर कैपिटल में मिक्स कर दिया जाए? तो बच्चों 17 लाख रुपए का प्रॉफिट अलहदा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो बाकी 10 लाख रुपए का कैपिटल अलहदा रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या ये लॉजिकली बात हजम हो रही है? मैं लिखना चाहूं 27 का लिख सकता हूं, लेकिन होगा ये कि शेयर कैपिटल और प्रॉफिट दोनों एक ही जगह पे रिकॉर्ड हो जाए। हाँ मैं देता हूं। क्या ये बात समझ आ गई है? तो बच्चों मेरा शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर जरब 10 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट 1 लाख शेयर जरब 17 रुपए से रिकॉर्ड होगा। सोचो, हालांकि मुझे 27 रुपए मिले हैं पर शेयर, बिल्कुल मिले हैं, तो मेरा कैश 27 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड होगा कि 17 के हिसाब से? 27 के हिसाब से। जो कैश एक्चुअल में मिला है, एक्चुअल में कैश कितना मिला है? 27 रुपए। तो मेरा कैश 27 रुपए से डेबिट होएगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितने से रिकॉर्ड होगा? 17 से। क्लियर है? ये 1.7 मिलियन समझ आ रहा है सबको? तो जब 27 मिलियन 2.7 मिलियन डेबिट हुआ है और प्रॉफिट मेरा 1.7 मिलियन से क्रेडिट हुआ है, तो मेरा शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होना चाहिए? 1 मिलियन से क्रेडिट होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई है, या जो समझ आई थी वो भी चली गई है? नहीं समझ आई? अभी बता रहे थे, हौसला कर ला है बच्चों। अब जरा, अब आपने मुझे बताना एंट्री गौर से।
issued 1,00,000 shares at ₹16 having par value 10 रुपए। हाँ जी बच्चों मुझे बताओ मेरे बैंक बैलेंस में कितना इजाफा होगा? क्या मैं कह सकता हूं 1,00,000 ज़रब 16 लाख रुपया इकट्ठा होगा? बच्चों मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 6 रुपए। क्या मैं कह सकता हूं 1,00,000 ज़रब 6 रुपए का प्रॉफिट होगा? 6 रुपए का प्रॉफिट समझ आया? तो बच्चों बाकी 10 रुपए शेयर कैपिटल में जाने चाहिए। नई बात समझ आई बच्चों? ये 10 लाख रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में और ये 6 लाख रुपया प्रॉफिट है। इसका नाम है शेयर प्रीमियम। इसको क्या कहते हैं? शेयर प्रीमियम। क्लियर जी? ये बात समझ आ गई है? नहीं समझ आई? बच्चों फर्ज करो ये शेयर इशू किए थे 2018 में। कब इशू किए थे? 2018 में। अब 2019 में जब शेयर इशू किए, issued 100,000 shares at 4 रुपए नहीं 5 रुपए हैविंग पार वैल्यू 10 रुपए। हाँ जी क्या बच्चों नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान हुआ ना। 10 का शेयर हमने कितने में बेचा? 5 रुपए में। बच्चों मुझे बताना कितने पैसे इकट्ठे होंगे? क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू? सीधा सीधा 5 लाख रुपया बैंक डेबिट। लेकिन बच्चों क्या मुझे नुकसान हुआ? कितने रुपए का नुकसान हुआ? 5 लाख रुपए का। ये 5 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ। अब सवाल ये है कि नुकसान किस अकाउंट को डेबिट करेगा? शेयर कैपिटल डिस्काउंट। अच्छा लेकिन अच्छा चलो अगला पॉइंट मुझे बताओ, क्या मेरा शेयर कैपिटल 10 रुपए से ही रिकॉर्ड होना चाहिए? मेरा शेयर कैपिटल 10 रुपए से ही रिकॉर्ड होगा। शेयर कैपिटल 10 रुपए से ही रिकॉर्ड होगा। ये 5 लाख रुपए का नुकसान मैं किस अकाउंट को चार्ज करूं? बच्चों क्या ये शेयर प्रीमियम को ही रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि पिछले साल आपका शेयर प्रीमियम का प्रॉफिट 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है? सोच समझ के जवाब देना। 2018 में देख लो गौर से, 2018 में मैंने शेयर इशू किए, मेरे पास 6 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? 2019 में मुझे नुकसान हुआ 5 लाख का, तो क्या ये उस प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए जो पिछले साल पड़ा हुआ है? ये वही कंसेप्ट है बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला। पहली दफा जब बिल्डिंग में इजाफा होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करते हैं। बाद में जब नुकसान होता है तो क्या नुकसान सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट में जाता है? नहीं, पहले किसको खत्म करते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करते हैं। खत्म होने के बावजूद अगर नुकसान बच जाए तो वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। बच्चों मेरे पास ऑलरेडी कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है? 6 लाख का। और मेरा नुकसान कितना है? क्या ये सारे का सारा शेयर प्रीमियम को चार्ज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझ आई बात? और बोलो तो सही। अभी अभी हौसला हौसला हौसला। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। मैंने अगर 2019 में
2 लाख शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 2 लाख। तो मुझे आप बता सकते हो कितने पैसे इकट्ठे होंगे? क्या मैं बच्चों 2 लाख रुपए को सीधा सीधा, अगर इसकी मैं शेयर प्राइस रख दूं 6 रुपए, तो क्या 12 लाख रुपए से मैं बैंक को डेबिट कर सकता हूँ? बच्चों बैंक की वैल्यू निकालनी हो, सोच समझ के जवाब देना, रट्टा लगा लो अच्छी तरह से। अगर बैंक बैलेंस कैलकुलेट करने की वैल्यू निकालनी हो, किसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स को पार वैल्यू से। सिंपल हम मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बैंक या कैश की वैल्यू आ जाएगी। ये बात याद रखनी है कि बैंक या कैश की वैल्यू निकालने के लिए आंखें बंद करके शेयर को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। असल मसला आना है कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के साथ क्या सलूक हो, वो बाद में देखते हैं। लेकिन क्या बैंक बैलेंस क्लियर है हमारा कि शेयर को पकड़े मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। अब मार्केट वैल्यू 16 रुपए है या 6 रुपए है, जो भी है उससे मल्टीप्लाई करें, बैंक आ रहे। क्लियर? अगला सवाल बच्चों, हमें कितना नुकसान हुआ? 4 रुपए पर शेयर नुकसान हुआ। सोच लो। अब मैंने बच्चों 4 रुपए पर शेयर, 4 रुपए अगर मैं पर शेयर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा टोटल नुकसान 8 लाख रुपए का बनता है। सोच समझ के जवाब देना। मेरा टोटल नुकसान कितना बनता है? 8 लाख रुपया। लेकिन मेरे शेयर प्रीमियम में कितना बैलेंस पड़ा, तो मैं मैक्सिमम कितना वहां से निकाल सकता हूँ? 6 लाख। तो बच्चों मैं 6 लाख रुपए से किसको डेबिट करूंगा? शेयर प्रीमियम को डेबिट करूंगा। क्या ये बात समझ आ गई? लेकिन मेरे 2 लाख रुपए का नुकसान अभी पूरा नहीं हुआ। ये 2 लाख रुपए का नुकसान कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। उसका नाम होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? ये 6 लाख कहां से आया? ये 6 लाख 2018 में शेयर कैप प्रीमियम में नजर आ रहा है, पिछले साल का। तो कितना बैलेंस पड़ा हुआ है पिछले साल का? तो मैक्सिमम कितनी कमी कर सकते हैं? 6 लाख। इससे ऊपर तो 1 रुपया भी नहीं जा सकता। क्या मेरा शेयर प्रीमियम का बैलेंस खत्म हो जाएगा? हो गया। लेकिन मेरा नुकसान अभी भी पूरा नहीं हुआ। वो नुकसान कहाँ जाएगा? वो नुकसान रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। मेरे रिटेन्ड अर्निंग के प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन बच्चों मेरा शेयर कैपिटल, सोच समझ के जवाब देना, मेरा शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा ना हमेशा। मेरा शेयर कैपिटल 20 लाख पे रिकॉर्ड होगा। क्या ये एंट्री समझ आ गई? नहीं समझ? क्या इशू है जी? 8 लाख का? हाँ तो 8 लाख का नुकसान हुआ है। देखो जरा गौर से देखो, ओए दोबारा देखो, कितने शेयर इशू किए? 2 लाख। किस रेट पे? पार वैल्यू क्या थी? कितने पैसे आए? 2 लाख ज़रब 6, 12 लाख। लेकिन बच्चों अगर मैं शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा शेयर कैपिटल 20 लाख का बनता है। अब 20 लाख का शेयर कैपिटल इशू किया, 12 लाख आए, कितना कम आया पैसा? 8 लाख रुपए कम आया। इस 8 लाख में से मैंने ऑलरेडी कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है? तो ये 6 लाख खत्म कर सकते हैं। 6 लाख खत्म कर दिया, लेकिन क्या नुकसान पूरा हो गया? बाकी 2 लाख का नुकसान किधर जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। ये सारी स्टोरी रीवैल्यूएशन वाली है। तो रिटेन्ड अर्निंग कंपनी कब की चल रही है अल्लाह के बंदे? कब की चल रही है? ये 2018 से भी पहले की चल रही है। तो उसके कोई ना कोई प्रॉफिट पड़े होंगे। अगर ना पड़े हो तो ना पड़े हो तो फिर शेयर इशू क्यों करेंगे? क्यों आग लगी है शेयर इशू करने? जब नुकसान रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो पिछले साल में ऐड करते जाते हैं। हाँ तो पिछले, फर्ज करो मेरी बात सुनो ना, फर्ज करो कंपनी 2001 में बनी, तो 2001 से लेकर 2019 तक कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा ना। 19 साल लगे,
तो 19 साल में 2 लाख भी नहीं कमाया कि जिसको एडजस्ट कर सकते। अच्छा 2018 में ब्रेक इवन में चल। ठीक है जी, और यहां तक की बात समझ आ गई है। अब जरा सुनो, हौसला 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 बच्चों। पहला पॉइंट, इश्यू ऑफ शेयर एट नॉमिनल वैल्यू, क्लियर है? और बोलो तो सही, इश्यू ऑफ शेयर एट नॉमिनल वैल्यू। सिंपल एंट्री क्या करेंगे? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब दूसरा, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, क्लियर? अब इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो बच्चों क्या बैंक डेबिट होगा? बैंक तो डेबिट होगा। शेयर कैपिटल, बैंक कितने से डेबिट होगा? 7 लाख से। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 10 लाख से। और नुकसान कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 3 लाख रुपए से। नुकसान कितने से रिकॉर्ड होगा? अब ये नुकसान कहां जाएगा? नुकसान पढ़ लो गौर से। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज एडजस्टेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड इफ नॉट अवेलेबल देन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पढ़ लिया ना? क्या ये बात समझ आ गई है? अगला बच्चों, क्या राइट शेयर का नाम भी सुना सुना से लगता है? राइट शेयर हमने बोरिंग कॉस्ट में पढ़ा था। राइट शेयर क्या होते हैं बच्चों? फर्ज करो 2001 में कंपनी रजिस्टर हुई, सोच समझ के जवाब देना। 2001 में कंपनी रजिस्टर हुई तो सबसे पहले कंपनी ने आईपीओ किया होगा। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में शेयर होल्डर बनाए होंगे। वो शेयर होल्डर जो बन गए, 1 लाख शेयर इशू किया, उनको शेयर होल्डर बनाया। अब 2008 में जब मजीद 50,000 शेयर इशू किए होंगे तो क्या ये किसी को भी कर सकते हैं? ये उन्हीं का हक है जिन्होंने 2001 में हमसे शेयर दिए। तो ये जो 50,000 शेयर हैं, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये राइट शेयर्स हैं? सोच लो, नहीं समझ आई बच्चों? जो 2001 में शेयर इशू किए थे 1 लाख, क्या उसको भी राइट शेयर कह सकते हैं? उसको राइट शेयर नहीं कह सकते। इनिशियल पब्लिक ऑफर में शेयर होल्डर बनते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर बन जाते हैं उनको अब दूसरी दफा जब शेयर इशू करेंगे तो वो राइट शेयर बन जाए। 2010 में भी अगर आपने 20,000 शेयर इशू किए हैं तो ये भी क्या होंगे? ये भी राइट शेयर होंगे। 2015 में भी शेयर इशू करेंगे तो वो भी क्या होंगे? राइट शेयर। सबसे पहला हक किसका है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। अगर वो ना कर दें, अगर वो कहें हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो किसी और को इशू करेंगे, लेकिन सबसे पहला हक किसका है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना। हक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। क्या हम शेयर मुफ्त में देंगे? हक उनका है, उनका हक है कि वो शेयर बाय करे, लेकिन हमारा हक क्या है कि हमें पैसे चाहिए। और स्टोरी समझ आ रही है? उनका राइट शेयर बाय करने का हक है, लेकिन वो मुफ्त में बाय नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाईजान पैसे, वो कहेंगे जी देखो जी हमारा राइट बनता है, हम दे। हम कहते बिल्कुल आपका राइट बनता है। तो वो कहेंगे हमें मुफ्त दें। तो क्या मुफ्त में शेयर देंगे? मुफ्त में शेयर नहीं देंगे। क्लियर है? तो बच्चों राइट शेयर कभी मुफ्त में नहीं होते, ये बात याद रखनी है। शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स in proportion to existing number of shares against consideration, मतलब कंसिडरेशन के बगैर शेयर नहीं हो सकते। क्लियर है? कंसिडरेशन में डिविडेंड भी आ सकता है, डिविडेंड के बदले मतलब शेयर होल्डर हमें डिविडेंड दे रहे हैं, हम उनको शेयर दे रहे हैं। वो जो शेयर होल्डर हमें डिविडेंड दे रहे हैं, हाँ, तो वो हमें डिविडेंड दे रहे हैं। शेयर होल्डर हमें डिविडेंड कैसे दे सकता है? ये सोच, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और शेयर भी दे रही है।
सर उसका कंसेप्ट नहीं आपको क्लियर। हाँ पूछो यार, क्या पूछना था? है? हाँ, उसको राइट शेयर नहीं कहते बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट शेयर। राइट शेयर कभी मुफ्त में नहीं होते। हाँ जी बच्चों, अगेंस्ट कंसिडरेशन, नॉर्मली ये कंसिडरेशन क्या होती है? कैश होती है। इट्स एंटिटी विल बी सेम, एंट्री विल बी सेम एज डिस्कस्ड अबाउट। क्या मतलब है? या तो शेयर एट पार होगा, या प्रीमियम पे होगा, या डिस्काउंट पे होगा। क्या ये बात समझ आ गई है बच्चों? ये एक फॉर्मेट बनाया हुआ है नोट्स में। क्या ये फॉर्मेट देखा देखा सा लगता है? और कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा नहीं है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, प्राइम कॉस्ट बन गया। अच्छा जी, ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, एसेट, करंट एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी। अच्छा जी, और उसके बाद ये इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल, टैक्स। अच्छा जी, नहीं पढ़ा? अच्छा जी बच्चों, और ध्यान से हाँ जी चले जी बच्चों, अब हमने शेयर इशू कर दिया। ठीक है जी, अब डिविडेंड आया, साल पूरा गुजर गया, शेयर इशू किए हुए, हमने साल बाद क्या करना है? डिविडेंड इशू करना है। बच्चों डिविडेंड इशू करने से पहले डिक्लेयर होता है। वाह बच्चों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से। इसमें मजाक में नहीं डाल देना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बच्चों 1 जनवरी को हमारा साल शुरू हुआ, 31 दिसंबर को हमारा साल एंड हुआ। 31 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर से ऑनवर्ड ऑडिटर आए। कौन आए? ऑडिटर आए, और ऑडिटर ने आके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। ठीक हो गया जी। अब बच्चों फर्ज करो 20 फरवरी वाले दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किए। 20 फरवरी को क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई। फर्ज करो जी ये 2021 का साल है। बच्चों वो 2021 के प्रॉफिट पे डिविडेंड देंगे या 2022 के प्रॉफिट पे? लेकिन वो बैठे किस साल में है? वो 2022 में बैठे हैं, लेकिन बातें किसकी कर रहे हैं? 2021 की बातें कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? डिविडेंड जब उन्होंने डिक्लेयर किया 20 फरवरी वाले दिन, क्या अकाउंटेंट साहब जो बैठे हुए हैं कोई एंट्री पास करेंगे? सोच समझ के जवाब देना। 20 फरवरी को जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हम इतने % डिविडेंड देंगे, अकाउंटेंट साहब 20 फरवरी को कोई एंट्री पास करेंगे? और खोते हो करेंगे। डिविडेंड को डेबिट करेंगे, और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट करेंगे। बच्चों जिस दिन, सुनो, जिस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्या डायरेक्टर ने अपने सर पे जिम्मेदारी चढ़ा ली? जो बात उन्होंने अनाउंस कर दी है, अगर 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट ना की तो जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी। तो क्या जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, सर पे कर्जा चढ़ गया? सोरी समझ आ रही नहीं आ रही? ये अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए, अब कर दी है तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। क्या लायबिलिटी क्रिएट होगी कि नहीं होगी? लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्या हमारे प्रॉफिट में कमी भी उसी दिन होगी? और उसी दिन होगी तो फिर डेबिट क्या करें? लायबिलिटी क्रिएट होगी कि नहीं होगी ये बता दो। अनाउंस कर दिया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्रेडिट हो गया। लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब है क्रेडिट हो गई। डेबिट क्या करें? कैश डेबिट करें? क्या बिल्डिंग डेबिट कर दें?
डिविडेंड हाँ, क्या डेबिट करें? कैपिटल कैपिटल डेबिट करें। कंपनी इनकम। हाँ जी, क्या ये बात समझ आई बच्चों? डिविडेंड को डेबिट करेंगे। अब डिविडेंड क्या है? ये प्रॉफिट में रिडक्शन है। कैसे पता चला? ड्राइंग के बारे में सोचो। ड्राइंग क्या था? ड्राइंग इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसी तरह से डिविडेंड भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हम अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अब 45 दिन का टाइम है। डायरेक्टर के पास कितना टाइम है? 45 दिन 1 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। 1 अप्रैल वाले दिन मेरा ख्याल 40 दिन पूरे होंगे। ठीक है, 38 या 39 दिन बनते हैं। अच्छा जी, बहरहाल 1 अप्रैल को उन्होंने क्या किया? अच्छा, यहाँ पे फर्ज करो बच्चों 1 अप्रैल का दिन आया तो यहाँ पे हुई एजीएम। यहाँ पे क्या हुई? एजीएम। एजीएम में मेंबर्स आएंगे और वो क्या करेंगे? वो डिविडेंड को अप्रूव करेंगे। ऐसे ही है बच्चों। अब सोच समझ के जवाब देना, माशाल्लाह बड़ा ला आता है आपको। अगर डायरेक्टर डिक्लेयर करें कि 5 रुपए डिविडेंड देंगे तो एजीएम में मेंबर आके कह सकते हैं कि हमने तो नहीं हो सकता। 4 रुपए हो सकते हैं। क्या दुनिया में कोई नॉर्मल इंसान 5 रुपए की बजाय 4 रुपए लेना पसंद करेगा? ये नॉर्मल इंसान की बात नहीं है। तो पहले कंपनी से जाके क्या ये बात समझ आई है? मुझे दुनिया में ऐसा कोई मेंबर नहीं है जिसको 5 रुपए डिविडेंड दिया जा रहा है और वो कहे कि नहीं यार मैंने तो बस कब्र में चले जाना, मुझे क्या जरूरत है पैसों की, मुझे बस 4 रुपए दे। ठीक है जी। तो पॉइंट ये है बच्चों, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आई कैप के सवालों में ऐसा होता नजर आएगा। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन आई कैप के सवालों में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि मेंबर ने 5 रुपए की बजाय 4 रुपए डिविडेंड एक्सेप्ट किया। अब नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करते। मसला ये है कि आई कैप नॉर्मल है, तो आई कैप ऐसी हरकतें करेगा और उसको सूट भी करती। ठीक हो गया जी? अब आगे सुने बच्चों, जिस दिन डिविडेंड देंगे उस दिन की एंट्री होगी। क्या कैश क्रेडिट होगा? डेबिट क्या होगा? डिविडेंड पेबल डेबिट होगा। क्या ये बात समझ आई है? जिस दिन पेमेंट करेंगे सर से कर्जा उतर जाएगा। क्लियर है जी? लायबिलिटी खत्म हो जाएगी जब पेमेंट करते हैं। यहां तक की स्टोरी समझ आ गई? अब बच्चों सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सारी बातें किस साल में हो रही हैं? 2022 में हो रही है। जो भी सारी बातें 2022 में हो रही हैं, ये किस प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा रहा है? 21 के प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा रहा है 2022 में। तो बच्चों एंट्री 2022 में होगी कि 21 में होगी? 22 में होगी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पब्लिश करेंगे वो 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बातें करेंगे। ये बातें 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगी। अगला सवाल बच्चों, अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोच समझ के जवाब देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 20 मार्च को पब्लिश हुई। पब्लिश का मतलब समझते हो? प्रिंटिंग हुई। प्रिंटिंग होने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो चुकी है। क्या ऑडिटर को पता चल चुका है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बात डिक्लेयर कर दी है? और ऑडिटर को यह भी पता है कि अब तो ये पे करना ही पड़ेगा वरना ये जेल में जाए। डायरेक्टर को पता है कि दुनिया की कोई ताकत इस एंट्री को रोक नहीं सकती। या तो सीएफओ साहब जेल में जाए, सीईओ ने जाना कि सीएफओ ने? सीईओ साहब या तो जेल में जाएंगे। ठीक है जी? क्यों हो जाएगी? अच्छा तुम बुलाना। हाँ जी, तो बच्चों अब सोच समझ के जवाब देना। अब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंटिंग में नहीं गई। ध्यान से, 20 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, पब्लिश हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्च को। अब सोच समझ के जवाब देना। आप हैं ऑडिटर, क्या 20 मार्च को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने जा रही है, प्रिंटिंग प्रेस में जा रही है, क्या आप देखेंगे कि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई बात आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए?
नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये एंट्रियां किस साल की हैं? 22 की, 21 की? 2022 की जब फाइनेंशियल में पब्लिश होगी उसमें ये एंट्रियां नजर आनी चाहिए। क्या ये बात समझ आती? लेकिन बच्चों मसला ये है कि एजीएम में जो लोग आके बैठे हैं क्या वो अकाउंटेंट है? वो तो अकाउंटेंट नहीं है। हमें अकाउंटिंग समझते समझते साल हो गया। ऐसे ही है, पहले तो एग्जाम होगी है, वरना उसमें 1.5-2 साल लग जाने से। ठीक हो गया? तो पॉइंट ये है कि हमें अकाउंटिंग समझने में इतना टाइम लग रहा है, वो तो वैसे ही अनपढ़ है। ठीक है जी। एजीएम में जो लोग आके बैठे हैं, अब एजीएम में जो लोग, सुनो, एजीएम में जो लोग आके बैठे हैं, क्या हम उनको कह सकते हैं कि ये पिछले अकाउंटिंग ईयर है, ये अगला अकाउंटिंग ईयर है, इसकी एंट्री इस साल में नहीं होनी थी? क्या ये बात उनको समझा सकते हैं आप लोग? आप उनको ये बात नहीं समझा सकते। स्टोरी समझ आ रही है? वो सिंपल सी बात करेंगे आप लोगों से, आप ऑडिटर हैं, आपसे वो सिंपल सी बात करेंगे कि यार आज तारीख क्या है? आप कहेंगे सर 1 अप्रैल। एजीएम किस दिन हो रही है? वो कहेगा यार आज 1 अप्रैल है। आप कहेंगे यार सर 1 अप्रैल है। कहता है ये बोर्ड की मीटिंग कब हुई? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मीटिंग हुई, उसमें एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या जवाब देंगे? सोचो। आप कहेंगे यार 1 अप्रैल को मीटिंग हो रही है, हम 1 अप्रैल वाले दिन बैठे हैं, आप 1 अप्रैल तक हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपके सामने जनवरी से लेके अप्रैल तक इतना कुछ हुआ, आपने एक बात भी नहीं लिखी पेपर में, आपने फाइनेंशियल में बातें क्यों नहीं लिखी? तो पॉइंट, बात समझ आ रही है? आप शेयर होल्डर को नहीं समझा सकते कि सर ये 2021 की बातें हैं, 2022 वाले साल में नहीं आएंगी, 2022 वाला साल आएगा तो उसमें आप देख लीजिए। ये बात उनको कभी हम समझा नहीं सकते। तो बच्चों उनसे जान छुड़ाने का तरीका ये है, कि क्या आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5वां कंपोनेंट भी होता है? होता है। हम एंट्री पास नहीं करेंगे, ये असूली बात, मौका है हमारा कि हमने एंट्री पास नहीं करनी। लेकिन क्या बच्चों, क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करके जान छुड़ा सकते हैं? अगर वो पूछेंगे हाँ भाई तुम किस चीज के ऑडिटर हो, 1 अप्रैल आ गई है, 20 फरवरी को मीटिंग हुई थी, उसमें बात डिस्कस हुई है, आपने फाइनेंशियल में लिखी भी नहीं है। हम कहेंगे सर एक मिनट फलां सफे में जाइएगा, उसमें ये बात लिखी। जान छूट सकती है कि नहीं? तो बच्चों हमने करना क्या है, सुन लो, हमने करना क्या है, जब बोर्ड की मीटिंग हो, डिविडेंड डिक्लेयर हो, अगले साल का डिविडेंड, मतलब अगले साल में डिक्लेयर हो रहा है, पिछले साल में नहीं हो रहा, बात ठीक है। एंट्री पास नहीं करेंगे, ये बात भी ठीक है, लेकिन डिस्क्लोज करने में तो कोई मसला नहीं है ना? और बोलो तो सही, डिस्क्लोज करने में कोई मसला नहीं है, हम डिस्क्लोज कर देंगे अपने नोट्स में। और बात समझ आई है? नहीं समझ आई? और क्लियर थी ये बात? हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में 20 फरवरी को हुई, 1 अप्रैल को एजीएम होनी है, उससे पहले फाइनेंशियल में अभी पब्लिश नहीं हुई, तो हम उस फाइनेंशियल में एक लाइन लिख देंगे कि जनाब इतना डिविडेंड इतने इस तारीख को डिक्लेयर किया है बोर्ड ने। वो जब आके मेंबर कहेंगे 1 तारीख को हमारा सर खाएंगे, हम कहेंगे फलां सफे पे जाओ, वहां पे बात लिखिए, पढ़ लो, जान छूट जाएगी हमारी। क्या ये बात समझ आई है? अब अगला पॉइंट बच्चों, एक और भी डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड। 30 जून 2021 को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक दफा फिर क्लोज होंगे। ठीक हो गया? और उस पे ऑडिटर आएंगे, ऑडिटर आगे तहकीकात करके अकाउंट्स को फाइनल करेंगे। 20 अगस्त को डायरेक्टर की मीटिंग हुई, 20 अगस्त को डायरेक्टर की मीटिंग हुई, और उसमें से 10 सितंबर को उन्होंने क्या किया, पेमेंट की, डायरेक्ट उसकी डिविडेंड की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 10 सितंबर को उन्होंने डिविडेंड पे किया। बच्चों डिक्लेयर करने की एंट्री वही होगी जो हम पढ़ चुके हैं, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और पेमेंट करने की एंट्री डिविडेंड पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। बच्चों ये जो डिविडेंड साल खत्म होने से पहले डिक्लेयर हो रहा है और पे हो रहा है, इसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक है इंटरिम और एक है फाइनल।
इंटरम डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड्स ऑन प्रॉफिट्स लेस देन 1 ईयर। डिविडेंड ऑन प्रॉफिट्स लेस देन 1 ईयर। 3 महीने का प्रॉफिट भी हो सकता है, 6 महीने का प्रॉफिट भी हो सकता है, 9 महीने का प्रॉफिट भी हो सकता है। साल में 3 दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होती है लिस्टेड कंपनी की। किस कंपनी की? हर कंपनी की नहीं, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है लॉ में कि हर 3 महीने बाद क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी। ओके, अब फाइनल डिविडेंड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ फुल ईयर। डिविडेंड की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इंटरम और फाइनल। बच्चों सोच समय के जवाब देना। 2021 का इंटरम डिविडेंड 2021 में ही नजर आएगा? सोच लो, ओए आपस में बातें नहीं करनी। 2021 का इंटरम डिविडेंड 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आएगा? कैसे पता चला? क्योंकि डिक्लेयर भी और पे भी साल खत्म होने से पहले हुआ, तो 2021 का इंटरम 2021 में नजर आएगा। लेकिन 2021 का फाइनल डिविडेंड 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आएगा। क्या ये बात समझ आती? नहीं समझ आई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात सबको समझ आती है? हाँ जी बच्चों, 2021 का डिविडेंड फाइनल 2022 में नजर क्यों आएगा? क्योंकि उसकी एंट्री किस साल में पास हो रही है? 2022 में। क्या 2021 में 31 दिसंबर वाले दिन हमें पता था कि 20 फरवरी को कोई मीटिंग होनी है? 31 दिसंबर वाले दिन हमें नहीं पता था कि 20 फरवरी को मीटिंग होनी है, उसमें डायरेक्टर ने डिसाइड करना है कि वो कोई डिविडेंड देंगे और वो 1 अप्रैल को अप्रूव होगा। हमें 31 दिसंबर वाले दिन ख्वाब नहीं आई थी। 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज हो गए, तो 31 दिसंबर के बाद जो कुछ भी होगा वो अगले साल होगा। क्लियर है पॉइंट? चाहे 2021 का फाइनल डिविडेंड है, लेकिन वो 2021 में नजर नहीं आएगा। सिर्फ कौन सा डिविडेंड नजर आएगा? 2021 का इंटरम डिविडेंड नजर आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? और बोलो तो सही। अब बच्चों अगला पॉइंट, 2021 का फाइनल और 2022 का इंटरम। सोच समय के जवाब देना। 2021 का फाइनल डिविडेंड और 2022 का इंटरम डिविडेंड, ये दोनों किस साल में नजर आएंगे? 2022 में। लेकिन बच्चों पहले कौन सा डिविडेंड होगा, बाद में कौन सा होगा? पहले 2021 का फाइनल आएगा और बाद में 2022 का इंटरम आएगा। बच्चों 2021 का फाइनल डिविडेंड 1 अप्रैल तक क्लियर हो चुका है, लेकिन इंटरम जो 2022 का है वो अगस्त में उसकी स्टोरी चलनी है। क्या ये बात समझ आती है? क्या नहीं, डेफिनेटली पॉइंट ये है कि 6 महीनों का प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड आएगा ना। तो 6 महीनों का प्रॉफिट आएगा 30 जून में, उसके ऊपर फिर ऑडिट होगा, महीना 1.5 महीना तो लग जाएगा, बोर्ड की फिर मीटिंग होगी, फिर फाइनल होगा। ऐसे ही तो बच्चों 1 अप्रैल वाले दिन या 20 फरवरी वाले दिन डिसीजन हो रहा है पिछले साल का। 2022 का डिसीजन होना है 2022 के अगस्त में जाकर। तो पहले अप्रैल आएगा कि अगस्त आएगा? पहले अप्रैल आएगा। तो पहले एंट्री किसकी पास होगी? 2021 के फाइनल की। बाद में एंट्री किसकी पास होगी? 2022 के इंटरम की। क्या ये बातें समझ आ रही? अच्छा जी, क्या ये डिविडेंड क्लियर है सबको? अगला पॉइंट बच्चों, डिविडेंड की 2 टाइप्स होती हैं। गलत। डिविडेंड की 2 टाइप्स होती हैं। गलत। डिविडेंड की 2 टाइप्स होती हैं, कैश और बोनस। हाँ जी, सुन ले हौसला। बच्चों पहले हमने डिविडेंड की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, इंटरम और फाइनल। ये है टाइम ऑफ पेमेंट के हिसाब से बातें कि ये ड्यूरिंग द ईयर है, वो आफ्टर द ईयर है। ऐसे ही है।
वो टाइमिंग ऑफ पेमेंट के हिसाब से है कि ये कब पे करना है, वो कब पे करना है। अब ये जो डिविडेंड की दो टाइप्स में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक है कि पे क्या करना है, क्या कैश पे करना है या कैश के अलावा भी कोई रास्ता है। तो अगर तो बच्चों कैश पे करना है तो क्या एंट्री होगी? डिविडेंड पेबल, डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। क्या ये बात समझ आ गई? अगर कैश पे करना तो ये एंट्री होगी। बच्चों ये बात, ये जो एंट्री मैं लिख रहा हूँ पेमेंट की लिख रहा हूँ कि डिक्लेरेशन की? ये पेमेंट की बात हो रही, डिक्लेयर की बात नहीं हो रही। डिक्लेयर की एंट्री एक ही हर सिचुएशन। बच्चों ये दूसरा सिनेरियो ये है कि कंपनी के पास पैसे कोई नहीं, कंपनी के पास पैसे कोई नहीं, पैसे खत्म हो गए, अब डिविडेंड देना ही देना है। क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड नहीं देंगे लोग हमारे शेयर मार्केट में बेच, जब लोग मार्केट में हमारे शेयर बेच देंगे तो हमारी शेयर की वैल्यू नीचे आएगी। हम नहीं चाहते कि शेयर की वैल्यू नीचे आए, हम अपने शेयर की वैल्यू को मेंटेन करना चाहते हैं, रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते। बच्चों कैश हमारे पास कोई नहीं है, हम क्या करेंगे, हम बोनस शेयर इशू कर देंगे। क्या इशू कर देंगे? एजीएम में लोग आएंगे, एजीएम में लोग आके हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको कैश देंगे, लेकिन कैश तो हमारे पास है ही कोई नहीं। तो हम उस वक्त उनको क्या करेंगे, बोनस शेयर इशू कर देंगे। 1,00,000 बोनस शेयर हम इशू करेंगे। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। पार वैल्यू है 10 रुपए और मार्केट वैल्यू है 12 रुपए। क्या बच्चों डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा? नहीं होगा। डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा, लेकिन कितने से होगा? शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने से होगा? मार्केट वैल्यू से होगा कि पार वैल्यू से? 10 लाख रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे और डिविडेंड पेएबल भी 10 लाख रुपए से डेबिट करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही? बच्चों मार्केट वैल्यू जो मर्जी हो, हमने कौन सा कैश पकड़ना है? क्या हम कैश ले रहे हैं? शेयर होल्डर हमसे क्या लेने आए थे? कैश। हमारे पास कैश नहीं है, उल्टा हम उनको शेयर दे के कैश ले लें, वो देंगे हमें कैश? सोचो। और शेयर होल्डर क्या लेने आए थे हमारे पास? कैश। कैश हमारे पास कोई नहीं, हम उनको शेयर दे रहे हैं, तो क्या उनसे कैश मांग सकते हैं? कैश हम उनसे नहीं मांग नहीं सकते, वो पहले गुस्से में बैठे हुए। हम क्या कर रहे हैं, हम उनको मुफ्त में शेयर दे रहे हैं कि यार ये ले लो, मुफ्त में शेयर ले लो, कैश नहीं हमारे पास, ये शेयर ले लो। तो बच्चों जब हम उनको मुफ्त में शेयर बांट रहे हैं तो क्या कैश डेबिट होगा? कैश आना ही नहीं हमारे पास, तो डेबिट क्या करें फिर? डिविडेंड पेएबल। लेकिन पार वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे? बच्चों मार्केट वैल्यू पे उस वक्त कोई गेन लॉस आता है जब कैश डेबिट होता है, क्योंकि कैश जब आएगा तो 12 के हिसाब से आएगा कि 10 के हिसाब से? 12 के हिसाब से। अब वो तो आ ही नहीं रहा, कैश तो आना ही नहीं है। तो फिर हम बच्चों डिविडेंड पेएबल को डेबिट करेंगे कितने से? पार वैल्यू पे। और शेयर कैपिटल को भी किस पे क्रेडिट करेंगे? पार वैल्यू पे। चाहे मार्केट में शेयर की वैल्यू 12 रुपए हो, चाहे मार्केट में शेयर की वैल्यू 7 रुपए हो, दोनों सूरतों में हमारी एंट्री पार वैल्यू पे ही होगी। क्या ये बात हजम होती है? क्योंकि कैश है ही नहीं यहाँ पे। कैश होता तो गेन लॉस निकलता, कैश होता तो 12 रुपए पे रिकॉर्ड करते गेन होता, कैश होता तो 7 रुपए पे रिकॉर्ड करते लॉस होता। ना लॉस होगा इस वक्त, ना गेन होगा। पार वैल्यू पे क्रेडिट किया है, पार वैल्यू पे ही क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई है? ये बोनस शेयर कब इशू करेंगे, क्लियर है? नहीं समझ आई जी?
कौन सी कंसिडरेशन हो रही है? तो नहीं दे रहे ना, तो इसीलिए तो शेयर दे रहे हैं। ये राइट शेयर नहीं है। राइट शेयर में क्या होता है? कैसे लेते हैं? अगेंस्ट कंसिडरेशन, याद करो। राइट शेयर में कैश होता है, इसमें कैश नहीं है, और ये इसी वजह से इसका नाम राइट शेयर भी नहीं है। क्या है? बोनस शेयर। अच्छा जी, और ये बात समझ आ गई। अगला पॉइंट बच्चों, अगर देखें इसमें स्टोरी क्या चलेगी, हम उसको कहेंगे शेयर होल्डर को कि यार ये देखो शेयर हम आपको दे रहे हैं, मार्केट में कितने का है? 12 रुपए का है। आप इसको मार्केट में जाके बेच दो, आपको कितने पैसे मिलेंगे? 12 रुपए। लेकिन मिलेंगे किसको? हमें तो नहीं मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे? कंपनी को तो नहीं मिलेंगे, किसको मिलेंगे? शेयर होल्डर को मिलेंगे। वो 12 रुपए कमाए, अपने घर लेके जाए। हम कभी 12 रुपए से उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो 10 का शेयर 12 में बेच के 12 रुपए कमाए, घर में लेके जाए। हम 12 से कभी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ आएगी? क्योंकि 12 रुपए कभी हमें मिलना ही नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसने शेयर करनी है तो कंपनी के शेयर पे कैसे फर्क पड़ेगा? भैया कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं, मार्केट में वो शेयर 15 दफा सेल हो या 15,000 दफा, कंपनी के शेयर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा है कि वो ऑलरेडी जो 1 लाख शेयर इशू हुआ पड़ा पहले से, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। हमने मजीद शेयर इशू कर दिया, लेकिन ये किन लोगों को दिया? जो मार्केट में हमारा शेयर बेचने को तुले हुए थे। अब वो नहीं बेचेंगे। क्यों बोला? उनको फायदा हो रहा है ना कि नहीं हो रहा? उनको मुफ्त में शेयर मिले, ये मार्केट में शेयर में बेचे 12 रुपए कमा ले। उनको वैसे भी तो हमने डिविडेंड देना था, अब 12 रुपए मिल नहीं गया उनको, वो सुकून में आ जाएंगे। हाँ, कम एक दूसरा तरीका ये भी है, लेकिन कंपनी मार्केट में शेयर इशू करके 12 रुपए कमा के 12 रुपए उनको दे, इसमें शायद 2 रुपए का प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, लेकिन नुकसान हो सकता है 4 रुपए का हो रहा है। दूसरी बात, एजीएम से पहले पहले पैसे इकट्ठे होने में टाइम लगेगा। तीसरी बात, मार्केट में लोगों को शेयर इशू कर ही नहीं सकते, पहले किनका हक बनता है? मार्केट में तो इशू कर ही नहीं सकते। स्टोरी समझ आ रही? अल्टीमेटली इन्हीं के पास ही आना था। अब इनको पहले राइट शेयर इशू करें, इनसे पैसे लें, फिर इनको पैसे दें, तो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया? जान छुड़ा ली, मुफ्त में शेयर दे दिए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इधर देखो बच्चों, अब जरा स्टोरी सुनने। डिविडेंड, डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? इंटरिम और फाइनल। अब सुने, डिविडेंड इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। डिविडेंड की एंट्री कब होगी? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्ट मतलब 20 फरवरी को मीटिंग हुई, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज नहीं हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हुई। क्या करो? देन द डिविडेंड डिक्लेरेशन इज डिस्क्लोज्ड together with the amount per share in the notes to the financial statement of the period to which it relates। क्या ये बात समझ नहीं समझ रहे? क्या करना है बच्चों? डिस्क्लोज करना है। एंट्री पास 2021 की बैलेंस शीट जब बनेगी, 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगी, उसमें डिस्क्लोज कर देंगे, अंग्रेजी लिख देंगे एक लाइन बस। एंट्री पास नहीं करेंगे। असूली तौर पे एंट्री पास होनी 2022 में, 2022 में एंट्री पास करेंगे। डेबिट क्रेडिट 2022 में होगा, लेकिन अंग्रेजी लिख देंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ऑडिटर कहे जी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिंट लेना है, और मैनेजमेंट कहे ऐसी प्रिंट नहीं देना, लेना इसी तरह प्रिंटर ही चुक लेना, तो क्या ऑडिटर कुछ कर सकता है? क्या चीज समझ नहीं आई? अच्छा, मैं पंजाबी बोलूंगा। किस चीज की समझ नहीं आई बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी की। क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है? आप अगर किसी कंपनी में जाएं और कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दें, और कंपनी आगे से कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? ओ खोत्या, कंपनी की जिम्मेदारी है।
ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर ने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, बस। आप हैं ऑडिटर, आपने जाके अकाउंट्स नहीं बनाने। सुन लो, लॉजिकली सोचो। फर्ज करो बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर आपने जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाई, कल को उसमें से गलती निकाल सकते हो? वो कहेगा जी इसकी तो कैश फ्लो टैली नहीं हो रही, तो मैनेजमेंट कहेगी बनाई किसने सी? फंस गए। तो इसलिए कैश फ्लो हम नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट हम, अगर हमने बनाई और टैली ना हुई, क्या हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि भाईजान टैली करो? उन्होंने कहा भाईजान शुरू किसने की था? सॉरी, समझ आ रही है? तो हम कहेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाई, उसमें से कीड़े हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैनेजमेंट फिर एजीएम में लोगों को बताएगी कि भाईजान ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कीड़े निकाले हैं ना ऑडिटर, ये इनसे पूछो जरा फाइनेंशियल बनाई किसने? तो ऑडिटर साहब माशाल्लाह खुद बाजमाल जलील होंगे फिर वहां पे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबके सामने, पूरी एजीएम में, तमाम मेंबर के सामने। तो इसलिए कभी भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट जब बनाएगी हम उसको चेक करेंगे सही है कि गलत है। क्या? हाँ, पॉइंट ये कि आप, हाँ आ रहा ना अगला सवाल, कैश क्वालिफाई करने से पहले हौसला। आई कैप आपसे इसलिए बनवाता है कि कल कला को आपने सीएफओ भी लगना है, तो ऑडिटर से शिफ्ट हो सकता है रोल के नहीं, टेबल के उस तरफ ऑडिट ही करना। हाँ बता, अब सीएफओ नहीं लगना? वो क्या होता है? वाह, वो तो जेल जाएगा। अच्छा जी, तो सीईओ भी लग सकता है बंदा, खैर है। अच्छा जी, ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मींस, अब सुन लो भाई, सुन लो। Authorization of financial statement means directors have signed the financial statement after their finalization. डायरेक्टर जब साइन कर देंगे, that means फाइनेंशियल में ऑथराइज हो चुकी हैं। क्या ये बात समझ लगी? ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं बच्चों। असल जो स्टोरी है वो ये है। नहीं, आज ही खत्म होगी। सुनो, चलो बस। और नहीं, ये सारी बातें जो पढ़ी ना उसको हमने बस रिव्यू करना है। ये 5 पॉइंट है बस, और 5 मिनट बस। बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम। अच्छा, क्या ये बात समझ आती है बच्चों? बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम। अब जरा सुनिएगा बच्चों, अगर सुन लो, अगर आपने 10 लाख रुपए के डिविडेंड दिए, 10 लाख रुपए के, पहले डिविडेंड को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? डिविडेंड 10 लाख रुपए से डेबिट, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ऐसे ही है। ये डिक्लेयर करने की एंट्री, फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और शेयर कैपिटल। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? असल में क्या मेरे प्रॉफिट कम होंगे कि नहीं होंगे? मेरी लायबिलिटी में इजाफा हुआ, फिर मेरी लायबिलिटी में कमी हुई, फिर शेयर कैपिटल में मैं इजाफा करके वो लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं पे सबसे पहले दिन जिस वक्त मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, मेरे प्रॉफिट में कमी आएगी। ये जो मेरे प्रॉफिट में कमी आएगी, आई कैप कहता है कि सबसे पहले आपने कहां पे रिकॉर्ड करना है? शेयर प्रीमियम में रिकॉर्ड करना है। आपने शेयर प्रीमियम को डेबिट करना है। एंड इफ द बैलेंस ऑफ प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल देन फ्रॉम, अगर शेयर प्रीमियम खत्म है तो रिटेन अर्निंग की बारी आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? अगला पॉइंट, डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। क्लियर है पॉइंट? If the dividend is declared after reporting date but before the authorization of financial statements, it is disclosed in the financial statement to which it is, ये भी पढ़ चुके हम। Dividend is adjusted against retained earning in statement of changes in equity. Normally dividend कहां से adjust होता है? retained earning में। अच्छा जी, ओए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ध्यान से, ये पेपर में आपको हर जगह पे नजर आएगा। If the date of declaration is not given in question, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कल को आपसे मैंने पूछना, फिर आपसे नहीं आना, ध्यान से। इफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन फॉर इंटरिम डिविडेंड assume that the dividend is declared during the accounting period। क्या ये बात समझ आती? अगर आई कैप बताए, सवाल आए आपको, आई कैप कहे 2021 में इंटरिम डिविडेंड है, 2021 में इंटरिम डिविडेंड है, तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि 2021 का इंटरिम डिविडेंड 2022 में जाकर रिकॉर्ड हो? ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा क्या अज्यूम करेंगे कि ये ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ही हुआ है, चाहे दिसंबर की 25 तारीख क्यों ना हो रहे, जो भी है, ये साल खत्म होने से पहले। आई कैप अगर सवाल में डेट नहीं देगा, हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, साल खत्म होने से पहले है। फॉर फाइनल डिविडेंड अज्यूम डिक्लेयर्ड आफ्टर द, और फाइनल डिविडेंड हमेशा साल खत्म होने के बाद ही हो। क्लियर है? अगर आई कैप डेट ना दे तो परेशान नहीं होना। अगला पॉइंट, इफ नेचर ऑफ डिविडेंड इज नॉट गिवन। हाँ जी, अगर आई कैप सवाल में डिविडेंड की नेचर ना बताए कि ये फाइनल है कि इंटरिम है, तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? मतलब सुनो, आई कैप कहता है कि 2021 में डिविडेंड दिया, अब ये नहीं बताया कि इंटरिम है कि फाइनल है, तो क्या अज्यूम करेंगे? क्योंकि इंटरिम कभी होता है, कभी नहीं होता, लेकिन फाइनल हमेशा होता है। क्या ये बात समझ आ गई? अगला पॉइंट, इफ टाइप ऑफ डिविडेंड इज नॉट अवेलेबल, कि कैश है या बोनस है, देन ऑलवेज अज्यूम कैश डिविडेंड। हमेशा कंपनी के पास पैसे कम नहीं होते, कई सालों बाद शायद एक दफा हो सकता है कि पैसे कम पड़ गए, बोनस डिविडेंड दे दिया, अदरवाइज हमेशा क्या होगा? कैश डिविडेंड होगा। हाँ जी, अमाउंट वाइज एक साथ ही कवर पड़ा है। हाँ हो सकता है। हाँ जी बच्चों, ये आज सिर्फ इतना यहाँ तक याद रखना है, कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों को, आपने बोरिंग कॉस्ट के सवाल करने हैं जाके, ठीक हो गया? और ये पढ़ना है बस, ठीक हो गया जी? हो गया बच्चों, छुट्टी कर लेना, मैंने वेला हो लेना, मैं दस तो हाँ, डेट ऑफ डिक्लेरेशन अगर ना गिवन हो, तो अगर इंटरिम डिविडेंड तो लिखा होगा ना, इंटरिम डिविडेंड मींस अकाउंटिंग ईयर से पहले एंट्री हो जाएगी, अगर फाइनल डिविडेंड तो अकाउंटिंग ईयर के बाद एंट्री हो जाएगी। हाँ नहीं, अगर डेट ऑफ डिक्लेरेशन गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल 20 अगस्त नहीं लिखा, 20 सितंबर नहीं लिखा, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो भी डेट होगी अकाउंटिंग ईयर से पहले पहले की डेट होगी, और उसी अकाउंटिंग ईयर में एंट्री पास कर लेंगे। लेकिन फाइनल डिविडेंड की डेट अगर नहीं दी, तो जो भी डेट होगी अकाउंटिंग ईयर के बाद की होगी, ये लिखा हुआ है, आफ्टर और ड्यूरिंग। क्लियर? हाँ, ये बताया होगा कि इंटरिम डिविडेंड के फाइनल डिविडेंड, वहां से आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया? इंटरिम पीरियड डिविडेंड है, उसने अनाउंस कर दिया 30 जून में देंगे, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की लेट होने की वजह से वो फिर साल अल्लाह के बंदा, जिसने अनाउंस किया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में तो अनाउंस हुआ। सर वो तो उन्होंने जिन्होंने सीटा बनाई है उन्होंने 6 बार दे, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टर की। जिम्मेदारी डायरेक्टर की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो डिक्लेयर होगा, कोई मुंह उठा के तीसरा बंदा डिक्लेयर नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है, या तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुई तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ, अगर हुआ है तो मीटिंग हुई है, डिक्लेयर। हाँ 45 डेज। ठीक है, ठीक है, 55 का टेस्ट कर लेना, क्योंकि हाँ अभी ये मिसाइल वगैरह पढ़ाना आज डिक्लेयर होता है। नहीं ना, पॉइंट ये है कि देना किसको? मेंबर को। मेंबर अगर नहीं मानते तो कहते हम नहीं लेना, तो डायरेक्टर कुछ कर सकते। वो एंट्री हम नहीं, एंट्री हम डिविडेंड पेएबल की क्रिएट की हुई है ना, उसको मेंटेन रखेंगे अगले साल। हाँ, अगर तो उन्होंने रिवर्स कर दिया तो हम एंट्री रिवर्स कर लेंगे।
मतलब हाँ मेंबर कहते हैं कि हमने नहीं लेना, तो एंट्री खत्म, लाइबिलिटी खत्म होती है, क्योंकि कंपनी जो जिसको पैसे देना चाहती है वो लेने नहीं चाहते, तो लाइबिलिटी किस चीज की, वो एंट्री रिवर्स है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जब से कंपनी बनी है तब से लेके आज तक के जितने प्रॉफिट बचे हुए उसको रिटेन नहीं करते। हाँ पड़े हुए वैसे प्रॉफिट कैपिटल में जमा होते थे, अब हमने जमा नहीं करना, अब हमें इरादा रखना, उसमें डालते जा रहे हैं हर साल। वो नहीं, इक्विटी का हिस्सा है हमारा, एसेट कहाँ से, प्रॉफिट कहाँ पे जाके ऐड होता है, प्रॉफिट कहाँ पे जाके ऐड होता है, सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सोचो। और ना कर यार, सोच कैपिटल में, तो कैपिटल क्या है, इक्विटी, तो रिटेन अर्निंग क्या होगा, इक्विटी। ठीक है, अच्छा तो आज वाला टॉपिक का पिछले से कोई लेने देना नहीं, आज वाला अच्छी तरह सुनो। जूम की उस पे लिंक मिल जाएगा, कुछ से जाकर मुझे इसका जूम का लिंक दे दो। अच्छा चलो कुछ करते हैं, अच्छा चलो करते हैं कुछ। क्या क्या क्या, हाँ नहीं उसका एक्सपेंस हम निकाल ही नहीं सकते ना, उसकी कॉस्ट पे एलोकेशन हमने की नहीं है कभी। उस 1 लाख में ग्रेस का खर्चा होगा 200 रुपया या 300 रुपया, हम वो कैलकुलेट नहीं कर रहे, 200 या 300 हमने डीजल पेट्रोल केरोसिन ऑयल को चार्ज कर दिया, वही मटेरियल। अगर मटेरियल होता तो सोचते, अब बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है, और इमटेरियल प्रोडक्ट के ऊपर हम उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करें, वो हमने पेट्रोल डीजल को चार्ज करें। हाँ देखिए सिर्फ एक टॉपिक में मसला जिसमें अदर इनकम आ रहा है, बाकी दो में तो वो ऊपर ही आ रहा है, अब बाकी दो में वो सब कर लेंगे। एक बस कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, इसमें कुछ स्टैंडर्ड तो है नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये कोई लॉ नहीं है कि ऐसे ही कर आप जो मर्जी कर दो, ये इंटरनल मैनेजमेंट की कैलकुलेशन है, ये एक्सटर्नल की थोड़ी है। ये सारा डाटा किसी को नहीं देना बाहर, कंपनी ने अपने आसानी के लिए रखा हुआ अपने पास। ठीक है, इसकी कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कंपनी ने अपने पास अपनी मैनेजमेंट के हिसाब के लिए रखा हुआ, बाहर किसी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा पब्लिश होना है, वो पब्लिश भी नहीं होना। ठीक है, वो मैनेजमेंट के अपने पास है, मैनेजमेंट जो चाहे वो कर ले। ठीक है, वो परेशानी होना आपको।